Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. डीन रायचंद के ऑफिस में मिहिर ने जब 3 days डिटेंशन ये वर्ड सुना वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डीन रायचंद से सवाल करते हुए कहा, 3 days डिटेंशन, ये क्या है? साफ साफ बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मिहिर के इस सवाल को सुनकर डीन रायचंद उसकी तरफ बहुत ही शार्प नजरों से देखने लगे। उन्होंने अपने इस बिगड़े हुए बेटे के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं खुद तो तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारे घर की बात नहीं, RRSV जैसे बड़े कॉलेज की बात है। इस शहर में सब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज की वजह से ही जानते हैं। इसलिए कॉलेज की ट्रस्टीज की कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। मंडे को ये मीटिंग होगी, तब तक 3 दिन है तुम्हारे पास। सो 3 days डिटेंशन के बाद देखते हैं कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स के इस शरारत का क्या अंजाम होता है। मायरा को अभी से इस सब के बारे में सोचकर डर लग रहा था। उसने मिहिर की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस बार रायचंद अंकल बहुत ही गुस्से में है। पता नहीं कि मिहिर इस सब को कैसे फेस करता है। 3 days डिटेंशन, आई विश कि ये सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मिहिर ने जब अपने पापा की कही ये बात सुनी, उसका मुंह बन गया। इस 3 days डिटेंशन के बारे में सोचते हुए उसने मन में कहा, अब ये क्या बकवास है, इन्हें पैसे से मतलब होना चाहिए। ये टाइम पास करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिहिर ने अपने पापा की इस बात को मना करने का मन बना लिया था, लेकिन अचानक किसी ख्याल से उसका ओपिनियन बदल गया। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि पापा सोचे कि मैंने हार मान ली है। वैसे भी उन्हें उस ईशान से कुछ ज्यादा ही लगाव है। मैं एक बार फिर से एक नए मामले में कंपैरिजन नहीं होने देना चाहता, और ये सिर्फ 3 दिनों की ही बात है। मैं ये जरूर करूंगा। इस थॉट के साथ मिहिर के चेहरे पर अब एक तरफ की डिटर्मिनेशन नजर आने लगी। उसने डीन रायचंद की आंखों में देखते हुए कहा, ओके, मैं इस 3 days डिटेंशन को एक्सेप्ट करता हूं। अपनी बात कहने के बाद मिहिर डीन रायचंद के ऑफिस से बाहर निकल गया। मायरा भी मिहिर को फॉलो करने लगी। 3 days डिटेंशन उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता था, इस बारे में सोचते हुए मिहिर कैफेटेरिया में आ पहुंचा। उसने देखा कि प्रखर अभी भी अपनी जगह पर बैठे कुछ सोच रहा था। जब प्रखर ने उन दोनों को आते हुए देखा, वो खड़ा हो गया। भाई, क्या हुआ? डीन सर ने क्या कहा? प्रखर ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए वरीड होते हुए कहा। इससे पहले कि मिहिर कुछ कह पाता, प्रखर ने फिर उससे सवाल करना शुरू किया। डीन सर बहुत गुस्से में थे क्या? कहीं तुम्हारी उनके साथ फिर से कोई बहस तो नहीं हुई? और स्टैचू के बारे में क्या करने का डिसाइड हुआ है? प्रखर के इतने सारे सवाल सुनकर मिहिर इरिटेट हो गया। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए उसे शांत रहने को कहा और जाकर एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। अब प्रखर का पेशेंस खत्म हो रहा था। वो आकर मिहिर के सामने बैठ गया और बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को देखने लगा। मायरा भी उनके साथ बैठ गई। मिहिर ने एक लंबी सांस ली और प्रखर को 3 days डिटेंशन के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर प्रखर को बहुत ही गिल्टी फील होने लगा। उसने मिहिर से कहा, सॉरी यार,
ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हो रहा है, लेकिन तू टेंशन मत ले। मैं इन 3 दिनों में जितना हो सके इस गलती को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अपने लिए प्रखर की इतनी फिक्र देखकर मिहिर मुस्कुराने लगा। मायरा ने जब मिहिर के चेहरे पर स्माइल देखी, वो कंफ्यूज हो गई। उसने मिहिर से कहा, मिहिर, क्या मैं रायचंद अंकल से बात करूं या फिर मैं अपनी मॉम से बात करती हूं? वो भी तो हमारे कॉलेज की ट्रस्टी हैं। ये 3 days डिटेंशन बहुत टफ होने वाला है और कॉलेज में बाकी सब इसके बारे में बहुत गॉसिप करेंगे। नो, इस पनिशमेंट का कैंसिल होना बहुत जरूरी है। मायरा के इतने सीरियस रिएक्शन को देखकर मिहिर ने उसे रोका। मिहिर बोला, रुक जाओ, मेरे लिए फिक्रमंद हो ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस मैटर में इसलिए तुम्हारी हेल्प की क्योंकि ये मेरी पार्टी थी। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे साथ पापा से मिलने गया था, हमारे बीच में सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। सो तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर है। मिहिर ने अपनी बातें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कही थी, जिन्हें सुनकर मायरा को थोड़ा एम्बैरेस्ड फील होने लगा। मिहिर ने टॉपिक चेंज करते हुए प्रखर से सवाल किया, हम दोनों की गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं? मिहिर के इस सवाल पर प्रखर ने ज्यादा नहीं सोचा और जवाब दे दिया, काव्या और मिस ब्यूटी वॉशरूम गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन अपने आखिरी वर्ड्स कहने के बाद प्रखर का मुंह बन गया। उसने अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहा, काव्या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक तो पता नहीं उस विस्की में ऐसा क्या था कि मैं काव्या को प्रपोज ही कर बैठा। जब मायरा ने देखा कि मिहिर और प्रखर उसे अवॉइड करके अपनी ही बातों में लगे हुए थे, वो वहां से चली गई। गर्ल्स वॉशरूम में मुक्ता ने जब उन लड़कियों की कही बातें सुनी, उसके दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारे सवाल थे। उसने बाथरूम से बाहर आते हुए अपने आप से ही सवाल किया, क्या मायरा मिहिर की एक्स गर्लफ्रेंड है? मुक्ता के पास तो उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उसके सवाल का जवाब कौन दे सकता था। मुक्ता ने दूसरे बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया और बोली, काव्या, काव्या, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुक्ता की आवाज में जो क्यूरियोसिटी झलक रही थी, उसे सुनकर काव्या थोड़ी सी घबरा गई। ये लड़कियां वॉशरूम में आने के बाद भी अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती हैं? अब मैं मुक्ता से क्या कहूं? मुझे लगता है कि आज तो इसे सब सच सच बताना ही पड़ेगा, लेकिन बेहतर होता कि मिहिर खुद इस सब के बारे में उसे बताए। थोड़ी देर तक इस उलझन में सोचने के बाद काव्या किसी नतीजे पर पहुंची। उसने बाथरूम के अंदर से ही मुक्ता से कहा, मुक्ता, तुम तो मुझे जानती ही हो, मैं इन सब गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, इसलिए इसी कॉलेज में होने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता। तुम इन लड़कियों की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो ऐसे ही बकवास कर रही थी। काव्या की बातें सुनने के बाद मुक्ता के लिए ये बताना मुश्किल बात नहीं थी कि काव्या उसे सच बताना ही नहीं चाहती थी। मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और काव्या से कहा, ठीक है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मैं अभी जाकर मिहिर से ही पूछ लेती हूँ। ये कहने के बाद काव्या कुछ कहे बिना बाथरूम के बाहर आ गई। उसने मुक्ता को अश्योर करते हुए कहा, इन रैंडम लड़कियों की बातें सुनकर तुम अपने और मिहिर के बीच में प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। वो लड़कियां मिहिर के बारे में जानती ही क्या हैं। ट्रस्ट मी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुक्ता ने जब काव्या की कही इन बातों को सुना, वो खामोश हो गई। उसे काव्या की बात लॉजिकल लग रही थी। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा,
हाँ, मैं उन लड़कियों का नाम भी नहीं जानती, और मिहिर, उसके जैसा परफेक्ट बॉयफ्रेंड तो किसी के भी पास नहीं होगा। मुझे ऐसी फालतू की बातों को मेरे रिलेशनशिप के बीच में नहीं लाना चाहिए। मुक्ता ने फिर एक फ्रेश स्माइल के साथ काव्या को देखा और बोली, चलो, मिहिर और मायरा डीन सर से मिलकर आ गए होंगे, हम कैफेटेरिया वापस चलते हैं। मुक्ता ने जिस तरह उन लड़कियों की बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया था, उसे देखकर काव्या की सांस में सांस आई और वो मुक्ता के साथ कैफेटेरिया में जाने लगी। थोड़ी ही देर में जैसे ही मिहिर ने देखा कि मुक्ता अंदर आ रही थी, वो उसे देखते ही रह गया। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जब भी मैं मुक्ता को देखता हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम्स इजी लगने लगते हैं। पता नहीं मुझे इतनी कमाल की गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई। मिहिर की इस बात को सुनकर प्रखर उसे टीज करने लगा। हाँ भाई, अब तो तुम 3 days डिटेंशन भी भूल गए होगे। जब तक प्रखर ने अपने आखिरी शब्द कहे, मुक्ता और काव्या वहां आ गए। मुक्ता को देखकर मिहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठने को कहा। बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए उसने मुक्ता के कंधे पर अपना सर रख दिया। ये देखकर मुक्ता को बहुत अलग सा लगा। उसने दिल ही दिल में कहा, क्या ये वही मिहिर है जो थोड़ी देर पहले मायरा के मुझे टोंट करने पर खामोश था? क्या ये वही मिहिर है जो उसके पापा के बारे में पूछने पर मुझसे गुस्सा हो गया था? मिहिर एक्चुअली एक छोटे बच्चे जैसा है। काव्या सही कह रही थी। लोगों के कुछ भी कहने से मुझे मेरे और मिहिर के रिलेशनशिप को खतरे में नहीं डालना चाहिए। बहुत देर तक मुक्ता के साथ बात करने के बाद भी मिहिर ने उसे 3 days डिटेंशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके थोड़ी देर के बाद मिहिर को कुछ काम याद आया और कैफेटेरिया से बाहर चला गया। मुक्ता ने मिहिर के जाते ही प्रखर से सब कुछ पूछ लिया। काव्या और मुक्ता को प्रखर से 3 days डिटेंशन का पता चला। वो दोनों मिहिर के लिए वरीड हो गए। मुक्ता ने प्रखर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्रखर, क्या तुम प्लीज ये पता कर सकते हो कि क्या हम उस मोनालिसा के स्टैचू को ठीक कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या एक्सपेंस आ सकता है? इससे पहले कि प्रखर उसे कोई जवाब दे पाता, उन सब ने कुछ सुना। बेबी, ये मेरी प्रॉब्लम है। आई विल हैंडल इट। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से मिहिर की आवाज सुनकर वो तीनों भी दंग रह गए। पहले तो मुक्ता मिहिर को समझाना चाहती थी, लेकिन फिर मुक्ता ने उसे बताते हुए कहा, मिहिर, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की प्रॉब्लम है और हम सब मिलकर इसे सॉल्व करेंगे। अब इधर उधर की बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि उस स्टैचू को ठीक करने के लिए हमें कितने पैसे लग सकते हैं। मिहिर पहली बार मुक्ता को इतना श्योर और कॉन्फिडेंट देख रहा था। मुक्ता की बात पर काव्या और प्रखर ने भी हामी भर दी। बहुत इंसिस्ट करने के बाद मिहिर ने उन्हें बताते हुए कहा, मैंने कई सारे आर्टिस्ट से बात की है। मोनालिसा का वो स्टैचू बहुत ही प्रेशियस मार्बल से बना हुआ है, इसलिए उनका कहना है कि हमें उस स्टैचू को ठीक करने के लिए कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए लग सकते हैं। मिहिर की कही इस बात को सुनकर सभी एक पल के लिए दंग रह गए। 1 लाख का अमाउंट उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा था। जब सभी इस ख्याल में खोए हुए थे कि वो इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा पाएंगे, उन्होंने किसी की आवाज सुनी। हम 5 लोग हैं। अगर
सब 20,000 कंट्रीब्यूट कर पाए तो हम 3 दिन के बाद रायचंद अंकल को पूरा अमाउंट देकर ये मैटर खत्म कर सकते हैं। जब मुक्ता और बाकी सब ने देखा कि मायरा क्या कह रही थी, वो भी यही सोचने लगे। हे, आइडिया बुरा नहीं है, काव्या ने कहा। हाँ भाई, हम सब मिलकर करेंगे तो ये 3 days डिटेंशन भी हमें कोई ज्यादा बड़ी पनिशमेंट नहीं दे पाएगा। सबके ओपिनियन सुनने के बाद मिहिर ने एक बार मुक्ता की तरफ देखा। मुक्ता भी सबसे अग्री करती थी, तो इसलिए उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। अब जब मुक्ता ने भी उस आइडिया पर हामी भर दी थी, मिहिर ने फाइनली अग्री कर लिया। कॉलेज से घर जाते हुए मुक्ता अपने चेहरे पर हमेशा की तरह मेकअप अप्लाई करने लगी। अपने चेहरे पर वो दाग धब्बे और पिंपल्स बनाते हुए मुक्ता के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मिहिर की हेल्प करने के लिए 20,000 का इंतजाम कैसे करें। एकदम से मुक्ता को कुछ याद आया और उसने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शर्मा अंकल का नंबर सर्च किया। वैसे तो मैं घर के अलावा और कहीं अपने पुराने रूप में आना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास वापस से अंजलि बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुक्ता ने शर्मा अंकल से कॉल कनेक्ट किया। 1-2 रिंग्स बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक खुश मिजाज आवाज सुनाई पड़ी। अरे अंजलि, बहुत दिनों के बाद कॉल किया, कैसी हो? शर्मा अंकल आगरा के फेमस टूरिस्ट कंपनी के मालिक थे। मुक्ता हर समर वेकेशन और दिवाली के ब्रेक में उनकी टूरिस्ट कंपनी में टूर गाइड का काम करती थी। जब से मुक्ता के साथ किस वाला हादसा हुआ था और वो अगली अंजलि से ब्यूटीफुल मुक्ता बनी थी, उसने टूर गाइड का काम करना बंद कर दिया था। पिछले समर्स में उसने इतने पैसे कमा लिए थे कि इस सेमेस्टर की फीस और खर्चे के लिए काफी थे। लेकिन जब उसे पता चला कि 3 दिन में 20,000 जमा करने हैं, तो मुक्ता के दिमाग में बस शर्मा अंकल का ही ख्याल आया। मैं अच्छी हूँ अंकल, आप बताइए आजकल टूर्स कैसे चल रहे हैं? मुक्ता ने ये कॉल बस इसी उम्मीद से की थी कि 2-3 दिनों के लिए उसे थोड़ा काम मिल जाए। शर्मा अंकल को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि उनकी फेवरेट टूर गाइड अंजलि को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने कहा, चल रहे हैं। अंजलि बेटा, अगर थोड़ा वक्त मिले तो आज 6 बजे ताजमहल के पास का एक टूर संभाल लोगी? मेरे 1-2 टूर गाइड्स आज छुट्टी पर हैं। मुक्ता ने जैसे ही ये सुना तुरंत हामी भर दी। काम मिलने से मुक्ता बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। घर जाकर मुक्ता ने अपनी माँ रेनू को 1-2 दिन काम होने का बताया। रेनू ने भी उनकी प्यारी मुक्कू को मना नहीं किया। मुक्ता फ्रेश हो गई और फिर से अपने मुंह पर दाग धब्बे बना दिए और एक बड़ा सा चश्मा लगाकर मुक्तांजलि की अंजलि बन गई और जल्दी से ताजमहल पहुंच गई। अपने सामने दिख रहे उस खूबसूरत मंजर को देखकर मुक्ता के दिल में एक अलग तरह की खुशी थी, एक अपनापन सा था। ताजमहल को देखते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, इस ताजमहल को देखना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। ये रोज देख सकूं, इसीलिए तो मैंने टूर गाइड का काम शुरू किया था। चलो अच्छा है, इस 3 days डिटेंशन की वजह से मैं वापस यहाँ आ गई हूँ। मुक्ता ने वक्त देखा तो 6 बजने के लिए 15 मिनट ही बाकी थे। उसने शर्मा अंकल को कॉल करके अपने आने की खबर दी। जैसे ही मुक्ता ने कॉल रखा, उसकी नजरें किसी पर पड़ी। जाना पहचाना सा वो चेहरा देखकर मुक्ता की आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उसने घबराते हुए अपने आप से ही कहा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुक्ता ने जिसे देखा
वो कौन था? क्या मुक्ता का राज बाहर आने वाला था? 3 डेज डिटेंशन के बाद क्या मिहिर और उसके दोस्त पनिशमेंट से बच पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मुक्ता ने जैसे ही वो जाना पहचाना सा चेहरा देखा, वो शॉक्ड थी। मुक्ता ने दूसरी डायरेक्शन में अपना चेहरा घुमाते हुए मन ही मन में कहा, इस ईशान की प्रॉब्लम क्या है? जब जब मैं मुक्ता से अंजलि बन चुकी होती हूँ, ये बीच में आ ही जाता है। ओके, आई अग्री कि ताजमहल देखने जैसी जगह है, लेकिन इसे आज ही यहाँ क्यों आना था? मुक्ता ने देखा कि ईशान बहुत ही कैजुअल से कपड़ों में ताजमहल के एंट्रेंस पर खड़ा था। अपना चेहरा छुपाते छुपाते मुक्ता एक नजर ईशान को देख भी रही थी। वो इसी तरफ आ रहा था और एकदम से मुक्ता का फोन बजने लगा। मुक्ता ने देखा कि कॉलर आईडी पर शर्मा अंकल का नाम फ्लैश हो रहा था। मुक्ता ने कॉल आंसर करते हुए कहा, हेलो शर्मा अंकल, मैं साइट पर पहुंच गई हूँ। मुक्ता की बात सुनकर शर्मा अंकल ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, अंजलि बेटा, तुम अब भी टाइम की बिल्कुल पक्की हो। वो आज का जो टूरिस्ट ग्रुप है वो फ्रांस से आए हुए लोग हैं। शर्मा अंकल की कही इस बात को सुनकर मुक्ता थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। उसने वरीड होते हुए कहा, लेकिन शर्मा अंकल, मुझे फ्रेंच तो नहीं आती, क्या वो अंग्रेजी समझ लेंगे? मुक्ता की आवाज में झलक रहे इस टेंशन को नोटिस करते हुए शर्मा अंकल हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए मुक्ता से कहा, अंजलि बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, इसलिए मैंने एक ट्रांसलेटर का इंतजाम कर लिया है। मैं अभी तुम्हें उसका नंबर भेजता हूँ, वो भी ताजमहल के बाहर ही खड़ा है। उसे कॉल कर लो और तुम दोनों 5 मिनट में टूरिस्ट ग्रुप को रिसीव कर लेना। शर्मा अंकल की बात पर मुक्ता ने हामी भर दी। जैसे ही उसने कॉल काट दिया, उसे एक एसएमएस मिला। इससे पहले कि वो उस ट्रांसलेटर को कॉल करती, मुक्ता ने एक नजर ईशान को देखा, लेकिन अब ईशान वहां पर नहीं था। उस जगह पर ईशान को ना देखकर मुक्ता की सांस में सांस आई। चलो, एक मुसीबत तो टली। अब इस ईशान से अपना ध्यान हटाकर अच्छे से काम कर लेती हूँ। मुझे मिहिर की हेल्प भी तो करनी है। मुक्ता ने जल्दी से उस ट्रांसलेटर को कॉल किया। हेलो, शर्मा अंकल ने तुम्हारा नंबर दिया है। मैं अंजलि बात कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? उस ट्रांसलेटर की जगह का पता चला तो मुक्ता नीम के पेड़ के नीचे बने बेंच की तरफ जाने लगी। मुक्ता ने देखा कि वहां एक लड़का बैठा था। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। उसने ट्रांसलेटर लड़के के पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, ट्रांसलेटर? किसी के हाथ को अपने पीठ पर महसूस करते हुए जब उस ट्रांसलेटर ने पीछे मुड़कर देखा, मुक्ता की जान ही निकल गई। क्या कमाल का बैड लक है मेरा, जिससे भाग रही थी उसी के पीछे आ गई। अगर इस ईशान ने मुझे पहचान लिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। जैसे ही ईशान ने मुक्ता को देखा, वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, और तुम अंजलि हो, राइट? मुक्ता ने बेमन से ही हाँ में अपना सर हिला दिया। मुक्ता की हामी को देखकर ईशान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, हाय, मैं ईशान। पिछले 1 वीक से मैंने शर्मा सर की कंपनी में ट्रांसलेटर की पोजीशन ज्वाइन की है। आज मेरा पहला टूर है। मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
जब मुक्ता ने ईशान का ऐसा इंट्रोडक्शन सुना, वो उसे देखती ही रह गई। क्या ये ईशान इतना बोलना भी जानता है? मुझे तो लगा था कि सबके साथ रूड होकर बात करने के अलावा इसे कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा है। ईशान के इस पोलाइट बिहेवियर के बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, क्योंकि बहुत देर तक वो अपनी सोच में ही खोई हुई थी, तो ईशान ने उसकी तरफ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी से देखा। उसके एक्सप्रेशंस को समझकर मुक्ता ने उसे अपने बारे में बताया। हाय, मैं अंजलि। हर वेकेशंस में मैं शर्मा अंकल के यहाँ टूर गाइड का पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। नाइस टू मीट यू। ईशान और मुक्ता ने देखा कि टूरिस्ट के आने का टाइम हो गया था, तो वो दोनों एंट्रेंस गेट की तरफ चले गए। उन दोनों ने देखा कि 8 से 10 फ्रेंच लोग बस से नीचे उतरे। जब मुक्ता ने बस ड्राइवर को देखा, मुक्ता समझ गई कि यही उसका आज का टूरिस्ट ग्रुप था। ईशान, उन्हें फ्रेंच में वेलकम करो और पूछो कि क्या हम अभी टूर शुरू कर सकते हैं। ईशान ने मुक्ता की बात पर हामी भरी और उनके पास जाकर फ्रेंच में बोलना शुरू किया। बोंजोर। जब ईशान उन फ्रेंच लोगों के साथ उनकी ही लैंग्वेज में इतना फ्लुएंटली बात कर रहा था, मुक्ता उससे अनजाने में इम्प्रेस्ड हो गई थी। मैं इस ईशान को तो जानती ही नहीं थी। कितना स्माइल करके उनसे बात कर रहा है। मैंने तो आज पहली बार इस लड़के को स्माइल करते हुए देखा है। नहीं मुक्ता, इस लड़के से ज्यादा क्लोज होना मेरे लिए सही नहीं होगा। एक तो जिस तरह की बातें ईशान ने मुझे पार्टी में सुनाई थी और जिस तरह की राइवलरी ईशान और मिहिर के बीच में है, उसके चलते यही अच्छा होगा कि इन 2-3 दिनों के बाद मैं इससे दूर ही रहूं। जब मुक्ता ईशान के साथ उसके सेफ डिस्टेंस के बारे में सोच रही थी, ईशान ने उसे पुकारा। अंजलि, हम शुरू कर सकते हैं, अंदर चलें। ईशान की बात पर मुक्ता ने हामी भर दी और सबको लीड करते हुए अंदर जाने लगी। गार्डन से कुछ अंदर जाने के बाद मुक्ता ने सबको ताजमहल के बारे में बताना शुरू किया। ताजमहल को प्यार की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। अगले 15 मिनट तक मुक्ता के टूरिस्ट्स को ताजमहल की जानकारी देने के बाद ईशान उन्हें सब कुछ ट्रांसलेट करके बता रहा था। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सभी टूरिस्ट साइट सीइंग करने लगे, लेकिन एक टूरिस्ट पीछे ही रह गया। उसने मुक्ता के पास आकर उससे फ्रेंच में कुछ कहा। क्योंकि मुक्ता कुछ समझ नहीं पा रही थी, ईशान ने उसकी बात को ट्रांसलेट करते हुए कहा, इनका नाम लुई है। ये पेरिस के एक फेमस ब्लॉगर है। ये कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो इनके ब्लॉग्स में ये हम दोनों की फोटो भी पब्लिश करना पसंद करेंगे। फोटो की बात सुनकर पहले तो मुक्ता नर्वस हो गई। वो डायरेक्टली मना करना चाहती थी, लेकिन फिर इस बारे में सोचते हुए उसने मन ही मन में कहा, मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जो खूबसूरत मुक्ता का फोटो निकालना चाहते थे, लेकिन पहली बार किसी को अगली अंजलि की फोटो निकालने का मन हो रहा। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई अंजलि को भी इम्पोर्टेंस दे रहा था, मुक्ता ने फोटो के लिए तुरंत हामी भर दी। लुई ने मुक्ता और ईशान से कहा, टुगेदर कम क्लोज। ईशान और मुक्ता ने एक साथ खड़े होकर फोटो के लिए पोज किया। फोटो निकालने के बाद लुई ने उन दोनों से हंसते हुए कहा, मेर्सी, थैंक यू, नाइस कपल। जब मुक्ता और ईशान ने लुई के आखिरी शब्द सुने, वो दोनों ऑकवर्ड हो गए। इससे पहले कि ईशान उसे समझा पाता कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लुई वहां से चला गया था। अब अंजलि, एक्चुअली यूरोप में ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें होती हैं, इन सबको ज्यादा माइंड मत करना।
ईशान ने मुक्ता को कंफर्टेबल कराने की कोशिश में कहा, हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम वहां जाकर जो आए हो। मुक्ता ने ज्यादा सोचे बिना कहा, लेकिन अपनी बात कहने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही कह चुकी थी। ईशान के फॉरेन जाने की बात तो मुक्ता को पता थी और अब अंजलि ने इस बात का जिक्र करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ईशान ने भी उसे पूछा, तुम्हें कैसे पता? अब मुक्ता की धड़कनें तेज हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे ईशान को क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन अब जब मुक्ता को हर दिन में 2 से 3 झूठ बोलने की आदत हो गई थी, उसने कोई बहाना बना ही लिया। मैं तो पूछ रही थी, क्या तुम वहां जाकर आए हो? मुक्ता ने एकदम कूल प्ले करते हुए कहा। ईशान ने हामी भर दी। ओह गॉड, बाल बाल बच गई। मैं भी ना कुछ भी बोले जा रही हूं। इस ईशान से कम ही बात करूंगी तो अच्छा होगा। इसके बाद मुक्ता ने ईशान से दूरी बनाकर रखी। आधे घंटे में सारे टूरिस्ट्स लौट आए थे। मुक्ता ने उनसे कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ताजमहल पसंद आया होगा। अगर आप आगरा में कुछ और भी देखना चाहते हैं तो कंपनी में कॉल कर सकते हैं। आपको हमारा शहर घुमाने में हमें बहुत खुशी होगी। ईशान ने मुक्ता की बात को ट्रांसलेट किया। सभी टूरिस्ट ने ईशान और अंजलि से हाथ मिलाया और अपनी बस में बैठ गए। उनके जाने के बाद वहां बस ईशान और मुक्ता ही रह गए थे। ये वक्त ताजमहल के बंद होने का था, इसलिए सभी टूरिस्ट्स एक एक करके जा रहे थे। मुक्ता ने टाइम की तरफ देखा और ईशान से बोली, चलो अच्छा है, वक्त के अंदर ही सब कुछ हो गया। अगर लेट हो गया होता तो घर पे डांट खानी पड़ती। मुक्ता ने ये बहुत ही कैजुअली कहा था, लेकिन इसे सुनकर ईशान का चेहरा हमेशा की तरह सफेद हो गया। मुक्ता ने उसके बदलते एक्सप्रेशंस को देख लिया और उससे कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई लेट आने के लिए डांट नहीं लगाता? मुक्ता ने मजाक में ही कहा था, लेकिन ईशान के जवाब से वो दंग रह गई। नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं टाइम पर घर जा रहा हूँ या नहीं। मुक्ता ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो ईशान हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, वो सच में इतना अकेला होगा। कभी कभी लगता है कि ये लड़का कोई मिस्ट्री है और मैं इसे कभी भी सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी। कभी रूड होता है, कभी मुझे कंफर्ट करता है, बिना मांगे ही हेल्प कर देता है, तो कभी कभी अपने फ्रेंड्स से दूर भागता है। ईशान सच में कैसा है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो, पर ईशान दिल का बुरा नहीं है। मुक्ता ने खुद से बात करते हुए मन ही मन में कहा। जब वो ईशान को कंफर्ट करना चाहती थी, उसका फोन बजने लगा। मुक्ता ने जब देखा कि किसका कॉल था, कॉलर आईडी पर मिहिर का नाम फ्लैश हो रहा था। मुक्ता ने खुद को एक्सक्यूज करते हुए कहा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ईशान ने हामी भर दी तो मुक्ता दूसरी तरफ जाकर कॉल आंसर करने लगी। हेलो मिहिर, क्या हुआ है? मिहिर ने जब मुक्ता को धीमी आवाज में बात करते हुए सुना, वो बोला, बेबी बिजी हो क्या? मुक्ता ने इस सवाल को मना नहीं किया और उसने कहा, हाँ, वो घर पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं। क्या हुआ? मिहिर को जब पता चला कि मुक्ता अभी बात नहीं कर सकती थी तो वो डिसअपॉइंट हो गया। कुछ नहीं, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। अब कॉलेज की 3 दिन छुट्टियां हैं, मैं तुमसे कैसे मिलूंगा? एनीवेज, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम फ्री हो जाओ तो हम बात करते हैं। मिहिर की इस बात को सुनकर एकदम से अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुक्ता के दिल में नरमी छा गई। अब वो मिहिर के साथ बात करना चाहती थी।
लेकिन उसने देखा कि ईशान अभी भी उसका वेट कर रहा था। थोड़ा कंसिडर करने के बाद मुक्ता ने मिहिर से कहा, हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। और मुक्ता ने कॉल काट दिया। मुझे मिहिर से झूठ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं अंजलि बनकर ये जॉब सिर्फ उसके लिए ही तो कर रही हूँ। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैं यहाँ फिर से अंजलि बनकर ईशान से मिलने नहीं आऊंगी। मुक्ता ने मन ही मन में कहा और ईशान की तरफ चली गई। मेरे घर से कॉल था, अब मुझे जाना होगा, हम कल मिलते हैं। ईशान ने जब अंजलि की ये बात सुनी, उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। जैसे ही मुक्ता ने जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, वहां पत्थर के होने से उसका पैर फिसल गया। जब वो गिरने ही वाली थी, ईशान ने उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया और मुक्ता को गिरने से बचा लिया। अंजलि, तुम ठीक हो? ईशान ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। अचानक से ताजमहल के गार्डन में लगे हुए नाइट लैंप्स जलने लगे। फाउंटेन्स के कलरफुल लाइट्स भी शुरू हो गए थे। अब तक जो चांद बादलों से ढका हुआ था, अब वो साफ साफ दिखने लगा। उस मूनलाइट में मुक्ता को ईशान की ये आंखें बहुत ही जानी पहचानी सी लगी। उफ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मुझे सही से चलना भी नहीं आता और मैं गिर जाती तो अच्छा होता। ईशान को मुझे पकड़ने की क्या जरूरत थी? मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा। अचानक से मुक्ता ने ईशान के कंधों का सहारा लिया और सीधी खड़ी हो गई, लेकिन क्योंकि फिसलने की वजह से उसका पैर मुड़ गया था और वो चल नहीं पा रही थी। क्या तुम चल सकती हो? 1 मिनट, तुम इस बेंच पर बैठ जाओ। मुक्ता ने ईशान का हाथ पकड़ा और बेंच पर बैठ गई। ईशान उसके ठीक सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और मुक्ता के पैर को छूने लगा। ईशान, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन ईशान ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके पैर पर अपनी उंगलियों से मसाज करने लगा। ज्यादा सीरियस नहीं है, घर जाकर ऑइंटमेंट लगा लोगी तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ईशान की कही बात सुनकर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया और ईशान से बोली, थैंक यू। मुक्ता ने जब ये कहा, ईशान उसे देखने लगा। मुक्ता समझ नहीं पा रही थी कि ईशान उसे ऐसे क्यों देख रहा था। कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुक्ता ने ईशान से सवाल करते हुए कहा। इस क्वेश्चन का जो जवाब ईशान ने मुक्ता को दिया, उसे सुनने के बाद मुक्ता की हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए रुक सी गई थी। ईशान ने मुक्ता से कहा, अंजलि, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुक्ता ने ईशान के आखिरी वर्ड्स को सुनकर मन ही मन में कहा, क्या कहीं इसे पता तो नहीं चल गया? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या ईशान जान गया था कि मुक्ता और अंजलि दोनों एक ही थे? अब मुक्ता क्या करेगी? क्या उसका राज अब बाहर आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।